हेलो दोस्तों। टेक प्लेट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं गोहिल वंश पर। गोहिल वंश में कौन कौन से राजा हुए थे, कौन कौन से प्रमुख राजा थे, उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे और कौन कौन से युद्धों में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज से। तो कल हमने बात की थी कि राजस्थान में जो गुप्त काल के बाद में कितनी रियासतें थी, कौन कौन सी रियासतें थी और कौन कौन सी रियासत के बाद में कौन कौन से आपके कौन कौन सी रियासतों में आपके कौन कौन से राजाओं का शासन था, उसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। और कुछ गोहिल वंश के बारे में भी हमने जानकारी ली थी, जो गोहिल वंश का झंडा था और गोहिल वंश सूर्यवंशी था, इसका प्रमाण। तो अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं कि गोहिल वंश में कौन कौन से राजा कब कब हुए, इसका गोहिल वंश का इतिहास। तो स्टार्ट करते हैं। गोहिल वंश, गोहिलोत वंश, सिसोदिया वंश, ये एक ही है। ये पहले गोहिल गहलोत के नाम से जाना जाता था और इसके बाद में इसकी सिसोदिया ब्रांच शुरू हुई थी, सिसोदिया शाखा इसके बाद इनकी स्टार्ट हुई थी। तो गोहिल वंश के जो संस्थापक हैं वो माने जाते हैं राजा गोहिल, जिनका दूसरा नाम है गोहिल गुहादित्य, और ये 566 ईस्वी में इन्होंने प्रारंभ की थी। और आपको याद हो कल की बात, तो 566 ईस्वी में ही हमारी मेवाड़ रियासत बनी थी, उदयपुर। मेवाड़ जो थी वो 566 ईस्वी में बनी थी, जो कि सबसे प्राचीन रियासत थी। तो राजा गोहिल इस गोहिल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। गोहिल राजा कौन थे? तो हमारे जो विवस्वान है, सूर्य के आदि पुरुष माने जाते हैं, एक विवस्वान जो थे। तो इन विवस्वान का पुत्र था दशरथ। विवस्वान का वंशज था दशरथ राजा, जो राम के पिता थे, और इनका पुत्र राम था ही। तो राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। तो जो कुश था, राम का जो एक पुत्र था कुश, उसका 108वां वंशज था एक विजयभूप नाम का। एक विजयभूप नाम का इनका 108वां वंशज था विजयभूप, जिन्होंने क्या किया था। पहले तो इनकी राजधानी, राम की राजधानी थी अयोध्या। अयोध्या के बाद में क्या, इस विजयभूप ने एक नई राजधानी बनाई थी, जो थी बल्लभी नगर, गुजरात में। विजयभूप 108वां वंशज था और इसने गुजरात में इसकी राजधानी बनाई थी अयोध्या के बाद में। तो अब बात करते हैं, विजयभूप का एक छठवां वंशज था जिसका नाम था शिलादित्य। शिलादित्य नाम का एक शासक हुआ था और राजधानी उस समय कौन सी थी? गुजरात, बल्लभी नगर। तो क्या था कि जो शिलादित्य था, ये सूर्यवंशी है। शिलादित्य का विवाह हुआ था ये है आपका बल्लभी नगर, गुजरात का, और ये है हमारा राजस्थान में आबू, जहाँ पर परमार वंश था उस टाइम। तो बल्लभी नगर जो था, इस बल्लभी नगर का विवाह हुआ था परमार वंश की एक राजकुमारी थी पुष्पावती, इन पुष्पावती के साथ। ये है कि जो शिलादित्य था बल्लभी नगर के शिलादित्य का विवाह हुआ था पुष्पावती के साथ। पुष्पावती और शिलादित्य जो था, इन दोनों के 6 पुत्रियाँ हुई थी। 6 पुत्रियाँ हुई और कोई पुत्र हुआ नहीं था। तो इसकी वजह से ये बहुत परेशान थी पुष्पावती। तो पुष्पावती गई थी अपने पियर जो आबू था परमार वंश का, वहाँ पर गई और एक मंदिर में जा कर के पुत्र की मन्नत मांगती है। तो मन्नत मांगने के लिए कहाँ गई? आबू। तो उसी दौरान जब इनकी जो पत्नी थी पुष्पावती आबू गई थी, उस दौरान क्या होता है कि जो हमारा बल्लभी नगर था उस पर अरब जो थे, अरबी, उनका आक्रमण हो जाता है। अरबियों का आक्रमण हो गया पीछे से। तो पुष्पावती अपने पियर में है और अरबियों के आक्रमण के द्वारा जो शिलादित्य था, इनका वंशज राजा दशरथ और राजा राम का, उनकी मृत्यु हो जाती है शिलादित्य की। तो इनका एक नियम हुआ करता था पहले कि यदि आपका जो पति मर जाता है, तो जो पत्नी होती है वो ना तो आपकी रहेगी पियर में, ना ही आपके ससुराल में रहेगी, कहीं पर भी नहीं रहती। अभी वो आबू में थी, तो आबू से क्या करती है, फिर वो आबू में से छोड़ करके आ जाती है। और फिर छोड़ करके आती कहाँ है? पत्नी की मृत्यु के बाद ही अपने ससुराल में तो आती ही नहीं है, क्योंकि इनका नियम था कि पत्नी की मृत्यु के बाद ये ससुराल नहीं आएगी। तो ये वहाँ से सीधी चल जाती है, एक ब्राह्मणी औरत थी, ब्राह्मण, जिसका नाम था कमलावती। कमलावती औरत के पास में ये हमारी पुष्पावती जी चली गई। तो यहाँ इनके पास चली गई और इन्होंने शरण ली थी। तो ये जैसा कि पुत्र की मन्नत मांगने गई थी मंदिर, तो इनको यहाँ पर कमलावती ब्राह्मणी के पास में ही इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम इन्होंने रखा था गोहिल। अब जो गोहिल राजा था, ये गोहिल वंश की संस्थापक कहलाता है और इसकी संस्थापना ये गोहिल वंश की करता है। तो क्या होता है कि कमलावती ब्राह्मणी के पास में गोहिल राजा का जन्म हुआ और इसको कमलावती जो ब्राह्मणी थी, इन्होंने गोहिल को झोपड़ियों में छिपा करके रखा था, गुफाओं में, झोपड़ियों में छिपा करके रखा था, ताकि इनको कोई मार नहीं दे, क्योंकि ये इसका एक आखिरी पुत्र था शिलादित्य का, आखिरी और पहला ही पुत्र था, लेकिन इसका वंशज जो था वो आखिरी वंशज था। यदि ये मर जाता तो इनका वंश खत्म हो जाता, इस वजह से इसको छिपा करके रखा था कमलावती ने। तो क्या करता है कि मेवाड़ के जो राजा थे, ये बाद में मेवाड़ बड़ा होता है और मेवाड़ में आता है, मेवाड़ का राजा बनता है राजा गोहिल। तो इनका जैसा कि बताया, पिता शिलादित्य, पुष्पावती माता थी, कमलावती ब्राह्मणी ने इनका लालन पालन किया था। तो ये बन जाते हैं मेवाड़ के राजा।
मेवाड़ के राजा बनने के बाद क्या करते हैं, ये भीलों का सहारा लेते हैं। तो भीलों का सहारा लेने की वजह से इन्होंने भीलों से एक वादा किया था, मेवाड़ के राजा गोहिल ने भीलों से एक वादा किया था कि हम आपसे कभी भी, हम या हमारी कोई भी वंशज या पीढ़ी, हम आपसे कभी भी कोई कर वसूल नहीं करेगी। ये भीलों से इन्होंने वादा किया था। तो इस वादे के बाद राजा गोहिल 566 ईस्वी में बने थे। तो इसके बाद इनके काफ़ी मतलब वंशज रहे, जैसे राजा भोज, राजा नागादित्य, महेंद्र, अपराजित, शिलादित्य, ये इनके और भी वंशज इनके बाद हुए थे। तो इन वंशजों का कोई खास इतिहास नहीं था, इसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे। और ये जो वंशज थे, इनके बाद में एक आता है महेंद्र सेकंड। महेंद्र सेकंड नाम का एक राजा आता था। इस महेंद्र सेकंड ने क्या किया था कि जो भील लोग थे, भीलों पर दुराचार इसने शुरू कर दिया था। भीलों से उन्होंने वादा किया था गोयल ने कि हमारा कोई भी वंशज आपसे कभी कर वसूल नहीं करेगा। तो इसने राजा गोयल के सारे नियम तोड़ दिए और भीलों के साथ अत्याचार करने लगा, साथ में उन पर कर भी लगा, काफ़ी सारे कर भी लगा दिए। तो भील इससे जनरली क्रोधित हो गए। तो क्रोधित होने की वजह से महेंद्र सेकंड को भीलों ने मार दिया, महेंद्र सेकंड की भीलों ने हत्या कर दी। फिर क्या हुआ कि जो महेंद्र सेकंड का एक पुत्र था कालभोज, जिसको भील इसे भी मारना चाह रहे थे, लेकिन इसे क्या कर दिया था कि हरित नाम का एक ऋषि था, उसके पास इसको भेज दिया था। कालभोज जो था बप्पा रावल, इसको हरित ऋषि के पास भेज दिया था। वहाँ पर क्या करता है, ये छिप करके रहता था हरित ऋषि के पास, और छिप करके हरित ऋषि की गायों को चराता था। तो ये महेंद्र सेकंड के पुत्र थे कालभोज, जो मैंने पहले कल चर्चा की थी कालभोज के बारे में। तो ये थे हमारे कालभोज, और इन्हीं का नाम था बप्पा रावल। तो बप्पा रावल के बारे में हम जानते हैं। पहली बात, ये महेंद्र सेकंड के पुत्र थे। दूसरा, मेवाड़ के बहुत ज़्यादा ताकतवर राजा थे। ये क्या है, छिप करके रहते थे। तो उस बीच में भीलों पर आक्रमण हो गया था एक। तो उस आक्रमण होने की वजह से बप्पा रावल फिर से आया और उसने भीलों की रक्षा की थी। इस वजह से भील खुश होकर के बप्पा रावल को वहाँ का राजा बना देते हैं। जनरली कहा जाता है कि ये बचपन में वहाँ छिपकर रहते तो हरित ऋषि की गाय चराते थे। दूसरा, अरबों का आक्रमण हुआ था मेवाड़ के लोगों पर, तो इन्होंने उनकी रक्षा की थी। तो उन्होंने खुश होकर के हरित ऋषि ने इनको पहली बार बप्पा रावल की उपाधि दी थी। तो ये क्वेश्चन आता है कि हरित ऋषि ने कौन सी उपाधि दी थी इसको, कालभोज को? तो वो थी बप्पा रावल की, या फिर बप्पा रावल की उपाधि कालभोज को किसने दी थी? वो थी हरित ऋषि ने, जो इनके गुरु थे। तो बप्पा रावल ने क्या किया था, मेवाड़ में 2 मंदिरों का निर्माण कराया था। कौन कौन से? जो मैंने बताया था कि एकलिंगनाथ जी का मंदिर। एकलिंगनाथ जी का मंदिर जो था, एकलिंगनाथ जी कौन है? यहाँ के कुल देवता माने जाते हैं। मेवाड़ के जो है क्षेत्र, उसके कुल देवता है गोहिल वंश के एकलिंगनाथ जी। तो इनका इन्होंने मंदिर बनवाया था कैलाशपुरी में, उदयपुर में। दूसरा कि इन्होंने मेवाड़ की पहली राजधानी बनाई थी कालभोज ने। दूसरा ये था कि चित्रांगद मौर्य ने जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनाया, ये खास बात याद रखना कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो पहले से ही बना हुआ था। ये इन्होंने छीना था, मेवाड़ के जो शासक थे कालभोज, इन्होंने छीना था। किससे छीना था? मान मौर्य से इन्होंने जीत लिया था इसको 754 ईस्वी में। ये बनाया किसने था मेवाड़, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग? इसका नाम था बनाने वाले का चित्रांगद मौर्य, इन्होंने इसे बनाया था। तो इनकी प्रथम राजधानी रही चित्तौड़गढ़। दूसरा, इन्होंने क्या किया था, एक मंदिर बनवाया था, सास बहू का मंदिर, जिसमें 2 मंदिर है। एक बड़ा मंदिर है जो सास का है, और एक छोटा मंदिर है उसके अंदर जो बहू का है। तो इसलिए इसका नाम है सास बहू का मंदिर। तो नागदा उदयपुर में बना हुआ है। तीसरे इनकी बात थी कि ये सबसे पहले इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे मेवाड़ में। सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले थे कालभोज बप्पा रावल। इसके बाद हम बात करते हैं कि कालभोज जो है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी नागदा में, और कालभोज की जो छतरी है वो भी नागदा में बनी हुई है। तो ये बात याद रखने वाली है कि कालभोज बप्पा रावल की छतरी कहाँ बनी हुई है? नागदा में। कालभोज जो थे बप्पा रावल, ये बहुत ही मतलब ताकतवर शासक थे। इनके बारे में कहा जाता था कि इनकी जो पगड़ी होती थी वो 32 हाथ की पगड़ी पहनते थे, और एक बैठक में ये 4 बकरे खा जाते थे। 4 बकरों को एक साथ खा जाते थे। और इनका जो भाला था, उनका वजन 32 मन बताया जाता है। 32 मन का भाला रखते थे। जनरली हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना उठाने का आज की पीढ़ी में। इसके बाद इनके एक पुत्र हुए थे जिनका नाम था राजा अल्लट, जो मैंने बताया था आपको, इन्होंने दूसरी राजधानी चित्तौड़गढ़ की बनाई थी। तो इनका नाम था राजा अल्लट। और आहट नगर जो दूसरी राजधानी बनी इसकी, मेवाड़ राज्य की, वो आहट नगर राजा अल्लट ने बनाई थी, जिनका हालू रावल की उपाधि इनको दी थी। हूण राजकुमारी हरिया देवी से इनका विवाह हुआ था। सबसे पहले मेवाड़ में नौकरशाही का गठन करने वाले हमारे राजा अल्लट थे। नौकरशाही का सबसे पहले जिन्होंने गठन किया था वो थे राजा अल्लट।
उसके बाद आहड़ जो है, जो इन्होंने राजधानी बनाई थी, उसमें इन्होंने एक मंदिर बनवाया था, जगत अंबिका माता का मंदिर, जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है आज भी, जगत अंबिका माता का मंदिर। इससे प्रश्न आता है कि कहाँ स्थित है, आहड़ में, और किसने बनवाया, राजा अल्लट आलू रावल ने, जिनको उपाधि दी गई आलू रावल की। इसके बाद इनके राजा गोहिल, एक और राजा गोहिल, सॉरी ये राजा गोहिला हमारे, जिन्होंने गोहिल वंश की स्थापना की थी। फिर इनके पुत्र थे बप्पा रावल, इनके अल्लट जो मैंने अभी बताया। तो अल्लट के एक पुत्र हुए थे छेम सिंह। छेम सिंह ने क्या किया था कि यहाँ तक तो इनको रावल की उपाधि थी छेम सिंह की, और छेम सिंह का एक भाई था जिसका नाम था राहब सिंह। राहब सिंह छेम सिंह का भाई था। तो राहब सिंह क्या करता है, सिसोदा गांव में चल जाता है, और सिसोदा गांव में इन्होंने अपना अलग से राज्य स्थापित कर लिया। वहाँ पर इन्होंने एक शाखा का शुरुआत की थी, जिन्हें कहा, जो थे राणा। राणा लगाते थे। राहब सिंह की जो शाखा थी वो थी राणा, महाराणा लगाने वाले। तो यहीं से इन्होंने सिसोदिया वंश की नींव डाली थी। छेम सिंह के भाई थे राहब सिंह, जिन्होंने सिसोदिया वंश की नींव डाली थी। इसके बाद क्या, छेम सिंह के दो पुत्र थे। छेम सिंह के दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था सामंत सिंह, दूसरे का नाम था कुमार सिंह। तो क्या हुआ था कि पहले राजा बने थे सामंत सिंह। छेम सिंह के पुत्र में सामंत सिंह पहले राजा बन गए थे, लेकिन मालवा जो राज्य था, मालवा के परमार शासक थे जिनका नाम था राजा मुंज, उन्होंने सामंत सिंह पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण के दौरान इन्होंने इनसे इनका राज्य छीन लिया। इसके बाद सामंत सिंह जो थे, ये इनके पुत्र, ये आ गए थे बागड़ में, और इन्होंने बागड़ में अपना राज्य स्थापित कर लिया। इनसे मेवाड़ को छीन लिया राजा मुंज ने। सामंत सिंह छेम सिंह के जो बेटे थे, इनसे राजा मुंज ने मेवाड़ को छीन लिया था। इसके बाद जो इनके दूसरे पुत्र थे छेम सिंह के, कुमार सिंह। ये कुमार सिंह यहाँ पर आते हैं, एंट्री मारते हैं, और राजा जो मुंज है, राजा मुंज को हरा करके मेवाड़ को दोबारा से अपना बना लेते हैं। मेवाड़ के राजा बन जाते हैं और यहाँ पर अपना अधिकार जमा लेते हैं छेम सिंह के दूसरे पुत्र कुमार सिंह आकर के। तो फिर कुमार सिंह के एक पुत्र थे जिनका नाम था रावल जैत्र सिंह। रावल जैत्र सिंह। तो अब तक जो थे इनके शासनकाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अब जो रावल जैत्र सिंह थे, छेम सिंह के पुत्र, ये इनका शासनकाल स्टार्ट होता है 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी तक इनका शासनकाल चलता है, 1213 से 1253 ईस्वी तक। तो इनकी रावल जैत्र सिंह जो इनके एक पुत्र हुए थे, रावल शाखा थी इनकी छेम सिंह की, और जो इनके दूसरे भाई थे राहब सिंह, उन्होंने सिसोदिया वंश की जो राणा शाखा है वो प्रारंभ की थी। तो राहब सिंह ने क्या क्या किया था कि पहला चित्तौड़ का विजेता, चित्तौड़ का पहला विजेता कहा जाता है इनको। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो जीता था पहले, वो जीता था कालभोज ने, बप्पा रावल ने। किससे, जो परमारों का राजा था उससे जीता था। किसने, कालभोज, जिनका नाम था बप्पा रावल। उन्होंने चित्रांगद मौर्य के द्वारा बनवाया गया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जबकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता कहा जाने वाला राजा है वो है जैत्र सिंह। इसके बाद जो मध्य का जैत्र सिंह का जो शासनकाल था हमारा 1213 से और 53 का, 1213 से 53 का जो शासनकाल है उसको स्वर्ण युग कहा जाता है, मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग। दूसरा, इन्होंने क्या किया था, इल्तुतमिश उस टाइम जो केंद्र था हमारा, बोलते सेंटर, जो हमारा इंडिया था दिल्ली, उसका दिल्ली पर शासन था इल्तुतमिश का। तो इल्तुतमिश के बाद साथ इनका युद्ध हुआ था बूताला का मैदान में, जिसे बूताला का युद्ध कहा जाता है। तो इसमें क्या था कि इल्तुतमिश ने हार करके इन्होंने नागदा में आग लगा दी थी। जैसे इल्तुतमिश इसमें हार गया था और वो जाते जाते नागदा जो इनकी राजधानी थी उसमें आग लगा गया था। फिर क्या हुआ, तो इसके बाद में इनके जो है जैत्र सिंह के पुत्र हुए थे। कौन से, रावल जैत्र सिंह के पुत्र हुए थे कुंभकर्ण और सामर सिंह। दो पुत्र थे इनके, कुंभकर्ण और सामर सिंह। एक थे सामंत सिंह जो कि छेम सिंह के थे, और एक है सामर सिंह जो अभी हम पढ़ रहे। सामंत सिंह जो होते हैं हमारे ऊपर ये वाले, सामंत सिंह छेम सिंह के पुत्र, और यहाँ जैत्र सिंह के पुत्र थे कुंभकर्ण और हमारे ये। तो रावल जो जैत्र सिंह है, रावल जैत्र सिंह के पुत्र हैं कुंभकर्ण और सामर सिंह। तो इनका एक पुत्र था सामर सिंह जो है, इनका एक पुत्र था जिसका नाम है हमारा रावल रतन सिंह, जिनके टाइम में साका हुआ था। ये बहुत फेमस थे। प्रथम साका जो था मेवाड़ का, वे रावल रतन सिंह के काल में हुआ था। तो इनका शासनकाल था 1301 से 1303 तक। 1301 से 1303 तक इनका शासनकाल रहा।
इन्होंने क्या क्या किया था कि इनका जो विवाह हुआ था रावल रतन सिंह का, वो श्रीलंका जो अभी श्रीलंका कहा जाता है उसको पहले सिंगल द्वीप कहते थे, सिंगल द्वीप था वो। तो उस सिंगल द्वीप के एक राजा थे गंधर्व सेन, उन गंधर्व सेन की पुत्री है हमारी रानी पद्मावती, जिस पर पद्मावत मूवी बनी है, वो रानी पद्मावती जो गंधर्व सेन है उनकी पुत्री थी सिंगल द्वीप के, उनसे इनका विवाह हो जाता है। तो इसके गोरा और बादल क्या है, रावल जो रतन सिंह के दो सेनापति बनते हैं। अभी थे कौन, पद्मावती जो है इनके एक भाई था और एक इनका चाचा था, गोरा और बादल भाई और चाचा थे पद्मावत के, पद्मावती रानी के। तो इनको रतन सिंह क्या करता है, सेनापति बना लेता है। तो ये रतन सिंह के सेनापति बन गए। अब जब इनके काल में क्या हुआ था कि मलिक मोहम्मद जयसी, पहली बात मलिक मोहम्मद जयसी ने पद्मावत ग्रंथ लिखा था जिसके ऊपर आपकी मूवी बनी थी पद्मावती, ये ग्रंथ लिखा था मलिक मोहम्मद जयसी ने। इसका क्वेश्चन बहुत बार आता है पद्मावत ग्रंथ का। दूसरा, पद्मावती को पाने के लिए इस जो हमारे राजा थे, इन राजा के काल में, रतन सिंह के काल में क्या था कि जो केंद्र था, केंद्र बोले तो दिल्ली, दिल्ली पर जो शासन था वो था अलाउद्दीन खिलजी का। खिलजी वंश उस टाइम चल रहा था, जो सल्तनत काल कहा जाता है। सल्तनत काल 1210 से और 1500 तक का जो काल था वो सल्तनत काल था दिल्ली का। और इस सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का राजा था। इसने क्या किया था, इन रानी पद्मावती को पाने के लिए 1303 में यहाँ पर आक्रमण किया था, चित्तौड़गढ़ पर 1303 में इन्होंने आक्रमण किया था। तो इस 1303 में क्या हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी 8 महीने तक यहाँ रहा घेरा बना करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, है ना। और 1303 में रतन सिंह का पहला साका हुआ था। जब रतन सिंह को लगने लगा कि अब कैसे भी नहीं जीत सकते, तो इनका साका पहला हुआ था। साका क्या होता है, साका होता है जैसे कि जब आपको पता है कि आप इससे सामने वाले से नहीं जीत सकते राजा से, तो ये क्या करते थे कि अपनी हार स्वीकार नहीं करते थे। और हार स्वीकार करने नहीं करके ये जो पुरुष थे वो अपने मतलब सर पर केसरिया पगड़ी बांध करके और हाथों में तलवार ले करके एकदम मरने मारने पे टूट पड़ते थे सामने वाले राजा पर। और इसके अलावा जो इनकी रानियां होती थी वो यदि ये हारते थे तो उसी समय तुरंत अपनी आत्मदाह कर लेती थी। एक अग्निकुंड बना करके तैयार रहती थी जिसमें इनके मरने पर ये इनकी रानियां भी आत्मदाह कर लेती थी। तो जो पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला था, जो तलवार लेकर के उन सामने वाले राजा पर आक्रमण कर देते थे, वो था केसरिया, उसको कहते हैं केसरिया। जबकि जो औरतें अग्निकुंड जला करके अपना आत्मदाह करती है उसको कहते थे जौहर। जौहर जो किया जाता है वो औरतों के द्वारा किया जाता है, जबकि केसरिया जो किया जाता है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो ये केसरिया और जौहर इन दोनों को मिलाकर के कहा जाता है साका। जब केसरिया और जौहर होता है तो उसको बोलते हैं साका। तो क्या हुआ था कि जो अलाउद्दीन खिलजी जो था उन्होंने रतन सिंह को बंदी बना लिया था। तो इनके जो दो सेनापति थे गोरा और बादल, रतन सिंह के सेनापति जो उनके भाई और चाचा थे पद्मावती के, इन दोनों सेनापति ने एकदम मतलब जब रतन सिंह को छुड़ाने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया था और ये इसी के साथ ही वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग जीत लिया। इन्होंने पद्मावती जी जो थी इन्होंने क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था। और ये जो इनके पति थे रतन सिंह जी, इन्होंने केसर किया था। तो इन दोनों को मिलाकर के कहा जाता है साका। तो इन रतन सिंह के काल में रानी पद्मावती की वजह से, पद्मावती के लिए अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करता है तो उस टाइम जो है यहाँ का साका होता है। इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पहला साका जो था मेवाड़ का वो होता है। ये कब हुआ था, इससे क्वेश्चन बनता है। ये होता है 1303 ईस्वी में हुआ था प्रथम साका मेवाड़ का राजा रतन सिंह के काल में। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी के जो समय में उनका जो शासनकाल था उस टाइम दो ग्रंथ लिखे गए थे। एक तो लिखा गया था खजाइन उल फतू, जो कि लिखा था अमीर खुसरो ने ये लिखा था, ये अलाउद्दीन के कवि थे। और एक ग्रंथ लिखा गया था पद्मावत, जो लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो ये दोनों ग्रंथ आपको याद रखने हैं कि कौन सा ग्रंथ कब लिखा गया था। पहली बात, दोनों ग्रंथ लिखे गए थे इसके अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। और पहला जो था खजाइन उल फतू, ये लिखा गया था अमीर खुसरो के द्वारा, जबकि दूसरा लिखा गया था पद्मावत, ये मोहम्मद जायसी के द्वारा। तो यहाँ क्या होता है कि जो रावल शाखा चली आ रही थी, रावलों की शाखा चली आ रही थी मेवाड़ की, वो खत्म हो जाती है और यहाँ शाखा हो जाता है। दोनों मर जाते हैं, रतन सिंह जी और इनकी जो पत्नी थी पद्मावती। दोनों, पद्मावती ने
किया था इनका, जौहर और ये रतन सिंह जी थे, इन्होंने केसरिया किया था, तो इन्होंने शाका किया था दोनों ने, और प्रथम शाका होके इनका वंश जो होता है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर इनका एक भाई जो था राहब सिंह ने एक सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। सिसोदा गांव में सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। तो सिसोदिया वंश की हम बात करेंगे कि कैसे स्टार्ट हुआ था, उसने कब मेवाड़ पर आक्रमण फिर से किया, मेवाड़ जीता था, और कैसे उन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी वीडियो देख सके। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारी जो भी ये इनके इतिहास के बारे में सारी डिटेल है उसको एक कहानी की तरह बताऊँ आपको, और मैं कहानी की तरह ही बता रहा हूँ ताकि आपको ये ज़्यादा समय के लिए याद रह सके। तो अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू दोस्तों, इस तरह आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। धन्यवाद।